मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए अपने हौसले जिंदा रखिए और एक रास्ता पकड़कर चलिए, आपको आपका मुकाम मिल जाएगा। ये हमारा आपसे वादा है। मैं संजय चौहान आप सबको नमस्कार करता हूं और इंडियन इकोनॉमी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रीय आय पर आज का वीडियो बनाया हुआ है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है? किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको अपने ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से हमारे नोट्स बना रहे हैं, उनको हमें कितनी सहूलियत देनी है। बच्चों को पढ़ते समय जितनी सहूलियत मिलेगी नोट्स बनाने में, समझने में, वो उतना ही फायदा सबके लिए होता है। तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले जरूरी होता है कि हम उस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, ताकि बच्चा अपने जब नोट्स बनाए तो अपने पहले पेज पे लिख ले कि इस चैप्टर के अंदर हमको ये हेडिंग हमारी है, ये हमको पढ़ना है, ताकि उसका एक एक हेडिंग क्लियर होता चला जाए और किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आए हैं और कैसे आगे आ सकते हैं, इस पर चर्चा करनी जरूरी होती है। इसलिए सबसे पहला काम होता है उस चैप्टर की बताना, थीम की क्या है। राष्ट्रीय आय के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय का इतिहास क्या है भारत में, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने करी, उस राष्ट्रीय आय के दौरान कौन कौन सी चीजें आती हैं, वित्तीय वर्ष क्या होता है, वित्तीय वर्ष क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अंतिम वस्तु और सेवा, क्योंकि ये सब राष्ट्रीय आय की परिभाषा में आती है। तो ये सब चीजें, आर्थिक सीमा, घरेलू सीमा क्या होती है, क्या दोनों एक होती हैं, राजनीतिक सीमा से कैसे अलग होती हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं, फिर राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी और ग्रोस वैल्यू एड क्या है, ये सब चीजें पहली क्लास में बच्चों को पता चल जानी चाहिए। राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी मद यानी कौन कौन सी वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती है, कौन सी शामिल नहीं होती। भारत और राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत को कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान होता है, राष्ट्रीय आय से किस तरह का, राष्ट्रीय आय कम है तो उससे की क्या डिमेरिट्स होती हैं और राष्ट्रीय आय अधिक है तो उसके क्या लाभ होते हैं। बाजार मूल्य क्या होता है यानी मार्केट प्राइस, और फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत जो आती है उस पर क्या होता है। दूसरा पूंजीगत ह्रास क्या है यानी कैपिटल डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें जो घिसावट आती है वो क्या होता है, और कैसे प्रश्न आते हैं पेपर में वो हमको देखना है। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है वो ये कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो होती है वो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सीमा या घरेलू सीमा के अंतर्गत, यानी एक शब्द तो हमारा क्या आया, घरेलू सीमा, घरेलू सीमा, दूसरा शब्द आया आर्थिक सीमा, आर्थिक सीमा, और एक आया घरेलू सीमा। यानी एक राष्ट्र में किसी या किसी भी देश में, कुछ भी कह लीजिए आप, एक राष्ट्र में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी आर्थिक सीमा में, उसकी आर्थिक सीमा में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा, उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी भी राष्ट्र में उसकी आर्थिक सीमा के अंतर्गत, उसकी आर्थिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा, फाइनल गुड्स और सर्विस, अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को, ये कह लीजिए अंतिम मौद्रिक मूल्य को जो उस वित्तीय वर्ष में शामिल होता है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो घरेलू सीमा,
आर्थिक सीमा, मौद्रिक मूल्य और अंतिम वस्तु और सेवा, ये चीजें इसमें वर्ड में आई हैं। अंतिम मूल्य क्या होता है और अंतिम वस्तु क्या होती है? अंतिम वस्तु क्या होती है? तो ये चीजें जरूरी हैं, बच्चों की कोई क्वारीज ना बचे, बच्चों को ये लगे ना कि मुझे सर से ये पूछना है, इसलिए हर वर्ड को, हर शब्द को डिफाइन करना जरूरी है। किसी भी देश की घरेलू सीमा, आर्थिक सीमा, इसके अलावा भौगोलिक सीमा भी बोलते हैं, भौगोलिक सीमा, इसके अलावा राजनीतिक सीमा भी बोलते हैं। तो ये क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें, राजनीतिक सीमा में, भौगोलिक सीमा में, पहले ये बताऊंगा, फिर मौद्रिक मूल्य, अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा क्या होती है। ये देखिए आप, आर्थिक सीमा की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक सीमा को यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिभाषित किया हुआ है। किसने परिभाषित किया हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा के द्वारा यह कहा जाता है किसी भी देश की जो राजनीतिक सीमा होती है और किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमा होती है, राजनीतिक सीमा का मतलब होता है जहां पर हमारा पॉलिटिकली अधिकार है, भौगोलिक सीमा वो जो हमारा मैप हमको दिखाई देता है कि ये भारत का मैप है, जो हमको दिखता है वो। आर्थिक सीमा के अंतर्गत जो आता है, ध्यान रखना, आर्थिक सीमा के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, एक तो जो हमारी भौगोलिक सीमा है जो हमको दिख रही है, भौगोलिक सीमा, प्लस हमारी आकाशीय सीमा, प्लस आकाशीय सीमा, यानी आकाशीय सीमा प्लस समुद्री सीमा। आप जानते हैं भारत की जो समुद्री सीमा है वो 200 नॉटिकल मील तक है, 200 एनएम बोलते हैं, 200 नॉटिकल मील तक है। हमारे समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील तक भारत सरकार को अपना, जैसे समुद्र के अंदर होता है वो 3 तरह की सीमा होती है, एक 12 नॉटिकल मील तक होती है, एक 24 नॉटिकल मील तक होती है, एक 200 नॉटिकल मील तक होती है। जो 24 नॉटिकल मील तक होती है वहां पर हमें टैक्स लेने का अधिकार है, हमें अपना जो वहां पर जो विदेशी अगर कोई जहाज आ जाता है तो वहां से हम अपना टैक्स जो हमारा शुल्क होता है वो ले सकते हैं 24 नॉटिकल मील तक, उसे हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। उसके बाद हमारी ये जो सीमा आती है 200 नॉटिकल मील तक, यहाँ पर हमें टैक्स तो लेना नहीं है 24 के बाद 200 तक, लेकिन यहाँ तक हम जो समुद्री उत्पाद हैं, जो रिसोर्सेज हैं हमारे ओशियन के, उनको यूज कर सकते हैं। जो मछली पकड़ने की जो चीजें जैसे होती हैं, जो काम है वो कर सकते हैं, मछुआरे वहां तक जा सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, नई रिसोर्स की खोज कर सकते हैं, तेल के कुएं खोज सकते हैं। 200 नॉटिकल मील तक हमारा अधिकार है। 200 के बाद फिर जो समुद्र होता है उसे हाई सी बोलते हैं, वो यूएनओ के अंडर में आता है। तो ये हमारी समुद्री सीमा में आता है। हमारे देश के ऊपर जो आकाश है वो भी हमारी समुद्री, वो भी हमारी आकाशीय सीमा है। उस हमारी आकाशीय सीमा यानी हमारे ऊपर के वायुमंडल से किसी भी देश का जहाज नहीं गुजर सकता, उसे पहले हमारी अनुमति लेनी पड़ेगी, तब वो वहां से गुजर सकता है, क्योंकि हमारी आर्थिक सीमा का हिस्सा है। हमारे देश के नीचे जितने भी संसाधन हैं, जो भी कोयले की, लोहे की जितनी भी खाने हैं, लास्ट तक वो हमारी आर्थिक सीमा का हिस्सा है, वो हमारी आर्थिक सीमा का हिस्सा है। इसके अलावा हमारी जो आर्थिक सीमा है वो हमारे देश से बाहर भी है। जैसे विदेशों में जो हमारे दूतावास हैं, विदेशों में जो हमारे दूतावास हैं, जो विदेशी दूतावास भारत के बाहर है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, चीन में, पाकिस्तान में, वो हमारी आर्थिक सीमा का हिस्सा है। हमारे जो मिलिट्री बेस हैं वो हमारे आर्थिक सीमा का हिस्सा है। इसके वजह से हमारे चाबहार बंदरगाह है ईरान का, वो हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री का हिस्सा है, हमारी आर्थिक सीमा का हिस्सा है, क्योंकि वहां पर जो आर्थिक हित हो रहे हैं उनकी प्रतिपुष्टि हमारे लिए होती है, वो हमारे यहाँ उनका लाभ पहुंचता है। तो जितने भी विदेशी दूतावास जो हमारे विदेशों में हैं, जो भारत में है वो नहीं, जो भारत दूतावास बाहर है, वो मिलिट्री बेस
वो सब हमारी आर्थिक सीमा का हिस्सा होते हैं। यही आर्थिक सीमा हमारी घरेलू सीमा कहलाती है। इसी क्या बोलते हैं हम? घरेलू सीमा बोलते हैं। ये हमारी घरेलू सीमा होती है। ध्यान रखना है, आर्थिक सीमा जो होती है कुल मिला के भौगोलिक सीमा से बड़ी होती है। अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे दूतावास हैं, देशों के वाणिज्यिक दूतावास हैं, तो वो उन देशों की आर्थिक सीमा में है, तो उन्हें हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आर्थिक सीमा होगी। तो आर्थिक सीमा जो होती है भौगोलिक सीमा से हमेशा बड़ी होती है, कि बहुत सारे देशों में हमारे दूतावास हैं, तो हमारी आर्थिक सीमा का हिस्सा है। इस तरह तो आर्थिक सीमा ही घरेलू सीमा होती है और आर्थिक सीमा भौगोलिक सीमा से बड़ी होगी, आपको पता चल ही जाएगा। और आर्थिक सीमा को हम अपनी राजनीतिक सीमा भी बोलते हैं। आर्थिक सीमा को हम अपनी राजनीतिक सीमा भी बोलते हैं, कि वो हमारे अधिकार में होता है। हमारे जो दूतावास अमेरिका में या अन्य देशों में है, उन दूतावास के अंदर उस देश की पुलिस भी एंटर नहीं कर सकती। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ दूतावास है, वहां पर हमारी पुलिस भी एंटर नहीं कर सकती, वो उस देश की टेरिटरी में आता है जिस देश का दूतावास है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो राजनीतिक सीमा जो होती है वो आर्थिक सीमा होती है, वही क्या होती है? घरेलू सीमा होती है, ये याद रखिएगा आप। अच्छा, इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सीमा एक होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। प्रत्येक देश अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए एक वर्ष तय करता है, जिसे बोलते हैं वित्तीय वर्ष। हमारा वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये चलता है 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष है। वर्तमान जो बीजेपी सरकार है, इसके एजेंडा में है कि वित्तीय वर्ष को 1 जनवरी से करना है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हम वित्तीय वर्ष करेंगे, लेकिन अभी तक ये, क्योंकि वित्तीय वर्ष को बदलना बहुत मुश्किल काम है। वित्तीय वर्ष को बदलना जीएसटी और नोटबंदी से भी बड़ा काम होने वाला है। तो हालांकि बदला नहीं जा रहा है क्योंकि बदलना बहुत मुश्किल है। तो एक वित्तीय वर्ष हमारा ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये वित्तीय वर्ष ब्रिटिश सरकार के दौरान ही तय हो गया था, तभी से चला आ रहा है। 1 अप्रैल से क्यों किया गया? तो ये आप जानते हैं, ब्रिटेन का जो वित्तीय वर्ष होता है उसके हिसाब से भारत में बजट आया करता था। तो जैसे वहां जनवरी में नया साल शुरू होता है, नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो जनवरी से भारत में आने में वहां से पैसा 1-2 महीने लग जाते थे। उसके बाद भारत में फिर इसको 1 अप्रैल से इसलिए शुरू किया गया क्योंकि ब्रिटेन से प्रभावित है, इसलिए इसको ये हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, जिसको वर्तमान सरकार इसको 1 जनवरी से करने का प्रयास करेगी, या अभी तो किया नहीं है, लेकिन भारत सरकार के एजेंडे में है। ये वित्तीय वर्ष होता है। इसके अलावा उसमें आई अंतिम वस्तु और सेवा। अंतिम वस्तु और सेवा यानी फाइनल गुड और फाइनल सेवाएं, गुड्स और सेवाएं। अंतिम वस्तु क्या होती है? जो कोई वस्तु अंतिम उत्पाद होता है। जैसे मान लिया हमको जो है समोसा लेने गए हम, तो समोसा मान लिया 10 रुपए का है, 10 रुपए का है। हम लोग मोबाइल लेने गए, मोबाइल मान लिया 10,000 रुपए का मोबाइल है, तो हमने मोबाइल का पैसा दिया, हमने समोसे का पैसा दिया। अब मोबाइल के अंदर प्रोसेसर लगा होता है, बैटरी लगी होती है और बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। तो हमको ये तो नहीं बोलता ना कि जी माइक्रो प्रोसेसर का इतना पैसा है, बैटरी का इतना पैसा है, इसका इतना पैसा। हम एक फाइनल गुड का पैसा देते हैं, जो अंतिम वस्तु उसको बोलते हैं। ऐसे समोसे का पैसा देते हो आप 10 रुपए, उसमें ये तो बोलता नहीं ना हलवाई कि जी इसमें 2 रुपए का आलू है, 1 रुपए की मिर्च है, 2 रुपए का ये है। कि हम अंतिम वस्तु की कीमत ही चुकाते हैं। तो जिस वस्तु की कीमत चुकाई जाती है उसे अंतिम वस्तु बोलते हैं। इससे पहले जो वस्तुएं उसमें यूज होती हैं उन्हें मध्यम वस्तुएं बोलते हैं। तो वो मिडिल गुड्स होती हैं, वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। अंतिम वस्तु शामिल, जैसे कोई गाड़ी बनी, तो कोई कार बनी, मारुति ने कार बनाई, तो मारुति के कार जब कस्टमर खरीदेगा तो कार के वो 5, 7, 10 लाख रुपए देगा। तो उसने अगर 7 लाख रुपए कार के दिए हैं, तो क्या कहा उसने? 7 लाख रुपए अंतिम कार के दिए। अब उसमें टायर भी लगे हुए, उसमें दूसरी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी लगा हुआ है। तो अंतिम वस्तु जो बीच में यूज हो रही है वो उसकी मध्यम वस्तु होती है, उनको हम इसमें शामिल नहीं करते। अच्छा, ये बात होगी। तो अंतिम वस्तु सेवा, तो ऐसी सेवा होती है। सेवा क्या है? जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, टीचर्स क्या करते हैं? सेवा देते हैं। वस्तुएं जो हमको दिखती है, यानी हम जब उपभोक्ता कुछ पैसे देकर कोई भौतिक वस्तु खरीदता है, कोई भौतिक चीज खरीदता है जो दिखाई देती है, वो वस्तु होती है। सेवा हमें जनरली दिखाई
नहीं देती है, लेकिन सेवा तो लेते। जैसे जितने भी ट्रांसपोर्ट है, व्यापार वाणिज्य है, ट्रेड एंड कॉमर्स जिसको बोलते हैं, आपका जो है हेल्थ है, एजुकेशन है, टीचिंग है, ये सब सर्विस में आती है, तो अंतिम सेवा होती है। और अब इसके अलावा जो मैंने कहा अंतिम मौद्रिक मूल्य, कोई वस्तु उसी वित्तीय वर्ष में शामिल होती है जिस वित्तीय वर्ष में वो बनती है, ये ध्यान रखना आपको। यानी कोई वस्तु जो बनी है वो 31 मार्च तक वो वस्तु बन गई, वो भले ही बिके अगले साल, लेकिन वो उसी वर्ष के वित्तीय वर्ष में जुड़ेगी, इसलिए उसको अंतिम मौद्रिक मूल्य कहते हैं। यानी अगर मारुति कंपनी ने कोई गाड़ी बनाई है तो 31 मार्च से पहले पहले वो गाड़ी हो, यानी मारुति उस पर अपना उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी चुका चुका है। अब वो भले ही वो जो है 31 मार्च के बाद अब 2 अप्रैल 10 अप्रैल नए वित्तीय वर्ष में बिके, लेकिन वो किसमें शामिल होगी? 31 मार्च वाले वित्तीय वर्ष में शामिल होगी। क्योंकि जितनी गाड़ी कोई कंपनी बनाता है, जितने मोबाइल कोई कंपनी बनाता है, जितने वस्तुएं कोई इंडस्ट्री बनाती है, उन सब पर उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। अब वो एक्साइज ड्यूटी उन्होंने 31 मार्च तक जितना सामान बनाया सब पे चुका दी। तो जब एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क दे चुके हैं, तो वो वस्तु 31 मार्च से पहले बन चुकी है, उस पर टैक्स दिया जा चुका है, वो राष्ट्रीय आय में शामिल हो चुकी है। अब जो वस्तु बिके, चाहे वो 1 साल बाद या 2 साल बाद ना भी बिके, लेकिन वो हमारी वित्तीय वर्ष में शामिल हो चुके हैं, इसलिए हम उसको अंतिम मौद्रिक मूल्य के रूप में भी परिभाषित करते हैं। ये बात। अच्छा, अब जो है इसके अलावा इसमें जैसे राष्ट्रीय की परिभाषा होगी। राष्ट्रीय क्या होती है? यानी एक राष्ट्र में, यानी एक देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी आर्थिक सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवा के अंतिम मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय का इतिहास भारत में क्या रहा है, ये देख लीजिए आप। राष्ट्रीय आय के अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास 1968 से शुरू होता है। 1968 में दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन्होंने एक लेख लिखा था, लेख का नाम यह था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। उसका शीर्षक था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस लेख में उन्होंने 1968 की बात है, उसमें कहा था कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटल इनकम जो है वो वार्षिक होती है, वो 20 रुपए वार्षिक है। कितने? 20 रुपए। यानी उस समय 20 रुपए वार्षिक भारत की प्रति व्यक्ति आय थी, जो पहली बार इन्होंने गणना करी थी। 1904 में 1904 में आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त बोलते हैं इनको, इनकी बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आर.सी. दत्त की पुस्तक है। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आर.सी. दत्त ने इस पुस्तक में भी राष्ट्रीय आय के बारे में बताया है। इसके अलावा 1931 में एक वी.के.आर. राव हुए हैं, इन्होंने भी राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। वी.के.आर. राव हुए हैं। 1949 जब देश आजाद हो चुका था, 1949 में 3 सदस्यीय राष्ट्रीय आय समिति बनी थी। राष्ट्रीय आय समिति, इस समिति के अध्यक्ष थे पी.सी. महालनोबिस। पी.सी. महालनोबिस ये भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। पी.सी. महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। और ये पी.सी. महालनोबिस जो है, जो सेकंड प्लान था भारत की, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा करना था, जिसमें हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी रखा था। वो पी.सी. महालनोबिस जो है भारत में सांख्यिकी के
जन्मदाता माने जाते हैं। इन्हीं के प्रयासों से आप जानते हैं 1951 में 1951 में CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय उस समय जो था उस समय वो कोलकाता में था। वो मुख्यालय कहां था? कोलकाता। लेकिन अब मुख्यालय कहां है? अब मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, अब मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। पहले कहां था? कोलकाता में मुख्यालय था इसका। पीसी महालनोबिस के प्रयासों से ही CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया, अब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नाम हो गया है, इसमें कार्यालय का नाम आ गया। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, ये CSO ही राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसी के तरह एक संगठन और एक दूसरा संगठन भी है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था पहले, अब ये भी ऑफिस है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये भी भारत में आंकड़े जारी करता है। ये पारिवारिक आंकड़े होते हैं, बहुत सारे हेल्थ के आंकड़े होते हैं, वो जारी करता है। CSO जो होता है ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय गणना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये करते हैं। ठीक है, तो CSO की मुख्यालय कहां था? पहले कलकत्ता में, अब कहां है? नई दिल्ली में। पीसी महालनोबिस ये 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति बनी थी, ये उसके अध्यक्ष थी, 3 सदस्य समिति थी। उन्हीं की सिफारिश के बाद क्या था? CSO बना था। मुख्यालय कलकत्ता में था और अब मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। याद रखना। इसके जो वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं वो राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं। राजीव लक्ष्मण, याद रखिए नाम, इतने से याद आ जाएगा आपको। राजीव लक्ष्मण करंदीकर इस समय CSO के अध्यक्ष हैं। तो ये इतिहास हुआ है। अब CSO का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, मुख्यालय कहां बता दिया। तो ये छोटा सा इतिहास है जानने का इसका। अब क्या है ये ध्यान रखना, अब CSO राष्ट्रीय की तो गणना करता है। राष्ट्रीय की जो गणना होती है वो गणना 3 तरीके से होती है। वो 3 विधि है गणना करने की। एक विधि है जिसे हम बोलते हैं आय विधि, इनकम विधि। दूसरी विधि है उत्पाद विधि। तीसरी विधि है आय उत्पाद व्यय विधि। इन 3 आधार पर करते हैं। भारत में उत्पाद विधि मानी जाती है, यानी हम उत्पाद में नापते हैं। इसलिए हमने अपने उत्पाद के तहत हमने जो ये रखा है इसको हम GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP, बताऊंगा भी, स्पष्ट करूंगा क्या क्या चीजें हैं ये। NDP, GDP, GNP, NNP और एक नई वैल्यू चली GVA, ग्रोस वैल्यू एड, है ना। तो हम अपने उत्पाद विधि पे नापते हैं, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस वैल्यू एड, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। अब एक एक करके मैं स्पष्ट करूंगा क्या होता है। उत्पाद विधि के आधार पर हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं GDP। देखो मैथ में तो हम टोटल बोलते हैं, कुल संख्या इतनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके इसकी क्या नाम, इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में इसको बोलते हैं कुल को सकल या ग्रोस। सकल कह लो या ग्रोस कह लो या समग्र कह लो। समग्र, सकल, टोटल। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, घरेलू, और पी का मतलब होता है उत्पाद। पी मीन्स है उत्पाद, समग्र घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है। अब इसमें क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। अगर हम GDP की बात करते हैं तो GDP में एक टोटल जितने भी राष्ट्रीय भारत में जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा द्वितीय जो उद्योग से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। पर अब अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र मान लिए गए हैं। अब 5 क्षेत्र हैं क्योंकि अब अनुसंधान, सोशल मीडिया
और जो जितने भी आपके रिसर्च के अलावा जो भी स्पेस वगैरह है, वो सब अलग कैटेगरी में रख लिए गए। जैसे एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब 5वें वर्ग में आने वाले हैं। तो 5 क्षेत्र हो गए हैं, लेकिन ट्रेडिशनल रूप से हम 3 क्षेत्र मानते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि है, पशुपालन है, जितना भी प्रोडक्शन है, जैसे गन्ने का प्रोडक्शन है, गेहूं का है, चावल का है, वो मंडियों के आधार पर हम उसका अनुमान लगा लेते हैं। तो कितने लाख टन या कितने लाख टन भारत में गेहूं या चावल पैदा हुआ, उसको कीमत में आंक लेते हैं उसको, तो वो हमारा मौद्रिक मूल्य होगा। कितनी गाड़ियां बनी, मारुति ने कितनी बनाई, होंडा ने कितनी बनाई, हुंडई ने कितनी बनाई, महिंद्रा ने कितनी बनाई, टोटल गाड़ियां देख ली, उनका मौद्रिक मूल्य आ गया। टोटल सेवाएं देख ली भारत की, उनका मौद्रिक मूल्य आ गया। तो वो सब हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा होते हैं। तो जीडीपी जो होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो सकल होती है। सकल का मतलब होता है कि उसमें हमारे सारे डेप्रिसिएशन जो है वो भी सब शामिल है, टैक्स भी शामिल है। सबसे पहले मैं इस वर्ड को डिफाइन करता हूं, ग्रोस, सकल। इसका मतलब है कि इसमें हमारे जितने भी जैसे हमारा जो डेप्रिसिएशन जिसे हम बोलते हैं पूंजीगत ह्रास, पूंजीगत ह्रास, कैपिटल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जितनी घिसावट आई उसको हम उसमें जोड़ के रखते हैं। जैसे मान लिया कोई एक आदमी है, इसका नाम आर से शुरू होता है, उसने 100 रुपए का कोई काम करा। अब उसने जैसे 100 रुपए का काम किया कोई, अब जैसे मोबाइल बनाया, तो जो मोबाइल बना वो 100 रुपए का बना, 100 रुपए का मिला। अब 100 रुपए के मोबाइल में कुछ घिसावट भी तो होगी, 10 रुपए की, 5 रुपए की, तो वो भी, लेकिन हमने क्या किया, वो 10 रुपए पूरा, वो 100 रुपए पूरा जोड़ लिया। तो जब हम पूरा जोड़ते हैं, जिसमें ह्रास भी शामिल होता है, पूंजीगत ह्रास, तो उसको हम सकल बोल देते हैं, कुल बोल देते हैं, सकल। अब डी का मतलब होता है देश की घरेलू सीमा, देश की घरेलू सीमा, यानी हमारे देश के जो अंदर जितने भी विदेशी काम कर रहे हैं, जो विदेशी लोग, जापान की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, जैसे वोडाफोन है कंपनी ब्रिटेन की है, होंडा कंपनी जापान की है, एप्पल कंपनी यूएसए की है, ये सब कंपनियां भारत में अपना प्रोडक्ट बना रही हैं, उत्पाद कर रही हैं। तो उनकी भी आय जो होती है वो डोमेस्टिक, हमारी घरेलू आय में शामिल होती है। जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं है। हमारी जो अपनी जो घरेलू सीमा है, जो देश की जो बाउंड्री, जो भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर उत्पादित समस्त वस्तुएं, चाहे वो विदेशी कमा रहे हो, चाहे वो हमारे देशी लोग कमा रहे हो, वो सब राष्ट्रीय आय का हिस्सा होते हैं। यानी इसमें हमारे जो भारत के अंदर जो देशी नागरिक हैं, जो देशीय हैं वो भी, और जो विदेशी हैं वो भी शामिल है, दोनों शामिल हैं इसमें, दोनों इसमें शामिल है। अगर हम बात करते हैं अब कि जीडीपी से, हम जैसे जीडीपी है, इससे हम लोग जीएनपी कैसे प्राप्त करेंगे। तो जीएनपी प्राप्त करने के लिए हमें, जैसे जीएनपी हमको लेनी है, तो जीएनपी के लिए हम लोग जीडीपी, जो हमारा ये था जीडीपी, इसमें हम क्या कर देंगे, जो हमारे लोग बाहर कमा रहे हैं उसकी आय जोड़ देंगे, मान लिया वो एक्स है, और जो भारत, विदेशी लोग भारत में कमा रहे हैं उनकी आय को हम घटा देंगे, मान लिया वो वाई है। यानी जीडीपी में हमने क्या जोड़ा, जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो जुड़ी हुई नहीं थी वो हमने इसमें जोड़ दी। रिलायंस कंपनी है, एसबीआई, जो भारत से बाहर भी काम करते हैं, वो आय जोड़ दी, और जो विदेशी लोग भारत में कमा रहे हैं उनकी घटा दी, तो हमें क्या मिल गई, जीएनपी मिल गई, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये डी की जगह क्या आ गया, डी की जगह एन आ गया, घरेलू की जगह नेशनल आ गया। तो नेशनल जब भी होगा तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो है हमारे जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनकी आय भी शामिल है, और जो भारत के लोग, जो भारत में जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या कर दिया, हमने घटा दिए। इसलिए जीएनपी जो है जीडीपी से कम होती है। और जो बंद अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, यानी जहां आयात निर्यात नहीं होता है, यानी हमारे लोग बाहर नहीं काम करेंगे, बाहर के लोग हमारे देश में नहीं आएंगे, तो वहां जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर होती है। वैसे हमारे जैसे देशों में, विकासशील देशों में, जैसे भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था है, वो जीडीपी वहां पर ज्यादा मानी जाती है, विदेशी लोग भारत में ज्यादा काम कर रहे हैं, भारत के लोग बाहर कम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम जीडीपी में नापते हैं। हमारी जीएनपी जो होती है जीडीपी से कम होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें जो है
ये जीडीपी है मान लिया, जीएनपी है, जीएनपी से हमको एनएनपी लेना है। क्या लेना है? एनएनपी। यानी एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, हम क्या करेंगे, जो हमारा जीएनपी है इसमें से हम लोग पूंजीगत ह्रास, पूंजीगत ह्रास को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कैपिटल डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ गया, जी की जगह एन आ गया, नेट आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जीएनपी फैक्टर कॉस्ट की, एफसी बोलते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि अभी साधन लागत पर है ये, यानी साधन लागत पर क्या है कि जो हमने इसमें चीजें लगाई हैं, जो लागत लगाई है वो सब हमारी इसमें शामिल है। एक होता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इसका मतलब ये होता है मार्केट प्राइस का कि ये जो है हमारी, ये बाजार मूल्यों पर आधारित है। बाजार मूल्य हमेशा ज्यादा होते हैं, इसलिए बाजार मूल्य पर जो बेस होती है उसे जीएनपी बोलते हैं। हमारी शुद्ध जो राष्ट्रीय आय होती है वो होती है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, वो क्या है, एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर जो राष्ट्रीय आय होती है यही शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है, शुद्ध, क्योंकि इसमें नेट है, इसमें क्या कर दिया हमने, इसमें हमने पूंजीगत ह्रास भी घटा दिया है। इसमें मार्केट प्राइस के लिए हम लोग घटाते हैं अप्रत्यक्ष कर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं, अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, और जो सब्सिडी होती है उसे जोड़ देते हैं, सरकारी सहायता मिलती है कंपनी को वो हम जोड़ देते हैं, और अप्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं और हम सब्सिडी को जोड़ देते हैं। ये होती है हमारी एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आती है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, कौन सी शामिल नहीं होती हैं, वो आप जानते हैं। जैसे जिस सेवा से, जिस उत्पाद से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जिसमें कोई सेवा हो, वस्तु बनी हो, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। जैसे शेयर मार्केट की आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, लेकिन ब्रोकर की आय राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, क्योंकि ब्रोकर काम कर रहा है, करने के बाद से तो कमीशन मिल रहा है, वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। लेकिन शेयर मार्केट की आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। हाउस होल्ड, घर में काम करने वाली महिला राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। घर के अंदर लगे हुए बगीचे, जो घर के अंदर बगीचा लगाते हैं, फूल सब्जी उगाते हैं, राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। पेंशन, चाहे वृद्धावस्था पेंशन, कोई पेंशन हो, राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। ठीक, लेकिन जो पूंजीगत लाभ होते हैं, जिसके लिए हम, जैसे हमको ब्याज मिलता है, या जिसके जैसे पुल बनता है, जिसे पूंजीगत व्यय बोलते हैं, वो सब हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा होते हैं। तो कौन सी वस्तु राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, कौन सी वस्तु आय का हिस्सा नहीं है, ये हम इस बात पे तय करते हैं कि किस वस्तु से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। अब पेंशन किसको मिलती है? पेंशन के लिए हमने कोई प्रयास थोड़ी ही किया है, हमें पेंशन मिल रही है, पुरस्कार है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। पेंशन राष्ट्रीय में शामिल होती है, तनख्वाह शामिल होती है, जो सांसद होते हैं उनके वेतन भत्ते राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। शेयर मार्केट की आय के लिए आपने कोई प्रयास तो नहीं किया, आपने जो है कोई शेयर खरीद लिया, आज जो 10 रुपए का था कल को 12 रुपए का हो गया, आपको पैसा मिल गया, तो उसके लिए कुछ आपने प्रयास तो किया नहीं, तो राष्ट्रीय में शामिल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो आपको शेयर खरीद रहा है, बेचवा रहा है, ब्रोकर जो है, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। हाउस होल्ड, घर में काम करने वाली महिलाओं की आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। तो ये चीजें हैं, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजें बतानी पड़ रही है, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा बताना चाह रहा था लेकिन वो बता नहीं पाया, क्योंकि वीडियो छोटी रखनी है इसके लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।